Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. Uh, in this series of video, we will discuss about the corporate finance chapter number 9 using discounted cash flow analysis to make investment decisions, part 1. So इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस होगा वो होगा जी कैश फ्लोज के ऊपर, और कैश फ्लोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कैश फ्लोज जो हैं वो किसके बराबर हैं, और कैश फ्लोज का जो यूज़ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर वो कैसे किया जाता है। तो जैसा कि जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एनपीवीज के लिए या एनपीवीज को कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए टू मेक द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वी यूज्ड कैश फ्लोज। तो सबसे पहले तो ये है कि कैश फ्लो क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, कैश फ्लो इज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनटू द बिजनेस एंड गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कैश या कैश से मिलते जुलते जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फौरी तौर पे कैश किए जा सकते हैं, उनका जो बिजनेस के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको कैलकुलेट करना। और पॉजिटिव कैश फ्लोज इंडिकेट्स पॉजिटिव कैश रिजर्व्स एंड नेगेटिव कैश फ्लोज इंडिकेट्स द नेगेटिव रिजर्व्स ऑफ द कैश। तो एक तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव कैश फ्लोज जो हैं वो किसी हद तक हम कहते हैं कि ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं, और नेगेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो बिजनेस के लिए उसकी प्रोग्रेस और उसकी ग्रोथ के लिए नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। तो किसी हद तक क्यों पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं वो आगे चल के बात होगी। सबसे पहले हम आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो, जो दूसरी बुनियादी चीज है वो ये है कि टोटल कैश फ्लोज किसके बराबर हैं। तो तीन टाइप के कैश फ्लोज जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है। कैश फ्लोज फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस कैश फ्लोज फ्रॉम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड प्लस कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन तीन चीजों की, इन तीन टाइप्स के कैश फ्लोज की जो कंपोजिशन है वो टोटल कैश फ्लोज के बराबर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है कैश फ्लोज फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्ट एक्टिविटीज is a cash flow which is generated or spent through investment in long-term non-current physical assets or securities. This type of cash flow may be positive or negative. If it is positive, well, but negative cash flows not only shows the negative performance, but it may be due to investment in long-term motives which can be derived after long period of time, such as research and development. And after that, sunk costs are those costs which cannot be recovered in case of rejection of projects should be ignored. Sunk costs such as research, design, feasibility study costs, etc. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कैश फ्लो है ये इसका जनरेट होना या स्पेंड होना थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म नॉन करंट फिजिकल एसेट्स और सिक्योरिटीज। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो कैश का फ्लो है वो किसके ऊपर बेस करता है, जो लॉन्ग टर्म के आपके नॉन करंट एसेट्स हैं जिनका इम्पैक्ट एक साल के अंदर अंदर नहीं होता बल्कि लंबे अरसे के लिए है। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो फिजिकल एसेट्स होने चाहिए। और बहुत सारे एसेट्स आपके ऐसे भी हैं जो कि नॉन फिजिकल नेचर के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेटेंट्स हैं, आपकी गुडविल है, तो ये नॉन फिजिकल टाइप के एसेट्स हैं तो इनको इग्नोर किया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ जो नॉन करंट फिजिकल एसेट्स या सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर जो कैश का फ्लो है उसको असेस किया जाता है। और अगर ये कैश फ्लो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव परफॉर्मेंस को शो करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कैश किसी लॉन्ग टर्म मोटिव के लिए आप स्पेंड करते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि उसका जो आउटकम है वो फौरी तौर पे आपके सामने आए।
मिसाल के तौर पे आप रिसर्च के लिए R&D के अंदर आप पैसा स्पेंड करते हैं, तो फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसके अंदर आप पैसा स्पेंड करते हैं, तो वो जो कैश का इम्पैक्ट है वो वक्ती तौर पे तो नेगेटिव होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव सूरत में सामने आएगा। तो सिर्फ नेगेटिव कैश फ्लोज को ये जान लेना ज़रूरी है कि ये नेगेटिव अगर इसका फ्लो है तो वो क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी ऐसी चीज़ में स्पेंड किया गया है जिसका जो आउटकम है वो एक काफ़ी अरसे के बाद आएगा। दूसरी चीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज है कि कैश फ्लो को कैलकुलेट करते वक्त जो संक कॉस्ट्स होती हैं वो इसमें इग्नोर की जानी चाहिए। संक कॉस्ट्स कौन सी होती हैं? ये वो कॉस्ट होती हैं जिनका प्रोजेक्ट की रिजेक्शन की सूरत में उन कॉस्ट का रिकवर होना मुमकिन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोजेक्ट का डिजाइन या उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर या रिसर्च के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं और एट द एंड वो प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वो जाहिर है जो कॉस्ट आपकी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर, जो रिसर्च R&D के ऊपर आपने जो पैसा लगाया है वो रिकवर नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जांपल है जी, यू नीड टू बाय एन इक्विपमेंट विच कॉस्ट्स $500,000, salvage value is 0 and life of that asset is 5 years, depreciation method is straight line and tax bracket is 40%. At the end of 4 years you can sell this equipment of 50,000. so इधर इसकी जो सॉल्वेज वैल्यू है वो 0 नहीं है, is not 0। तो इस सिचुएशन के अंदर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप इसके अंदर देखें तो वो है जी $500,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने बात की कि इसको माइनस इस वजह से लिखा जाता है कि ये आउटफ्लो है, और इसकी जो लाइफ है एसेट की वो 5 इयर्स है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के अंदर हम अगर इसकी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं कि इसकी जो इक्विपमेंट की जो साल्वेज वैल्यू है वो 50,000 है, अदरवाइज इसको वैसे इधर से माइनस कर लेना चाहिए, लेकिन हम एक समझने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं कि इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन क्या बनेगी वाइल इग्नोरिंग इट्स साल्वेज वैल्यू। तो इसकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन बनेगी वो बनेगी 1 लाख या $100,000। फिर बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो इसकी जो एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर यू कैन सेल दिस इक्विपमेंट। तो 4 सालों के इख्तिताम के ऊपर इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो बन जाएगी 4 लाख और ये बन जाएगी 1 लाख। और एट द एंड ऑफ ईयर 4 इट्स सॉल्वेज वैल्यू जो है वो है 50,000। तो टैक्स ऑन सॉल्वेज वैल्यू, टैक्स रेट बुक वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स माइनस सॉल्वेज वैल्यू, तो इसकी जो बन जाएगी जी आपकी बुक वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स वो कितनी बनेगी? 1 लाख, क्योंकि 5 लाख का एसेट था और 4 लाख आप डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं बीच में से। तो 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 1 लाख और सॉल्वेज वैल्यू है इसकी 50,000। तो 100,000 माइनस 50,000 कितना बन गया जी? 50,000 एंड 50,000 का जो 40% है वो बन जाएगा 20,000। तो 20,000 की टैक्स सेविंग जो है वो आपको होगी। तो
50,000 प्लस 20,000 तो ये बन जाएगा आपका 70,000। तो ये इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी कि मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसकी $500,000 और इसकी अगर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन देखें, अगर हम इग्नोर कर दें, वैसे इसमें सॉलिड वैल्यू को लिया जाता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको ईजी रखने के लिए, तो ये इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन बन जाएगी जी $100,000। बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, चूंकि 4 साल के एंड के ऊपर ये बेच रहा है तो इनिशियल कॉस्ट है इसकी $500,000 माइनस $100,000 इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 साल के लिए है, तो $500,000 माइनस $400,000 जो बुक वैल्यू होगी इसके एट द एंड ऑफ 4th ईयर वो इसकी बन जाएगी $100,000। तो बुक वैल्यू सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर ली इसकी। अब इसकी जो दूसरे नंबर पे जो चीज हमें चाहिए वो क्या है जी, सॉल्वेज वैल्यू, कि कितनी अमाउंट के ऊपर ये एट द एंड ऑफ 4th ईयर ये बिक रहा है, तो वो है 50,000। तो टैक्स जो है वो कैसे लगेगा, जो बुक वैल्यू है आफ्टर 4 इयर्स माइनस सॉल्वेज वैल्यू, जो बुक वैल्यू है इसकी वो है $100,000 आफ्टर 4 ईयर माइनस 50,000 सॉल्वेज वैल्यू का 40%। तो 50,000 का 40% जो है वो 20,000 जो आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होता। तो अब आफ्टर ईयर 4 जो क्या उसका नाम है, इसका कैश फ्लो है वो आपकी उसकी जो आपकी आ जाती है 50,000 आ जाएगा ईयर 4 सॉल्वेज वैल्यू, और प्लस आपको जो टैक्स सेविंग मिली है 20,000, और आपका टोटल जो कैश फ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो हो जाएगा 70,000। अब हम आगे चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है जी, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ये आपकी वो अवेलेबल मनी है जो आप कंपनी के शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आपके पास मौजूद होती है। अब जो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है ये जिस वक्त आपके करंट एसेट्स इंक्रीज करते हैं करंट लायबिलिटीज से, तो आपका जो डिफरेंस है आप कहते हैं जी कि ये हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। और इसी को उलट कर लें कि अगर आपके करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटीज से कम है, तो वो जो डिफरेंस है वो माइनस का जो डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। टू मच इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट विल रिड्यूस द कैश फ्लो। वजह, इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ये वो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो कि जिनका इम्पैक्ट विद इन 1 ईयर जो है वो किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको लिया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो बेस करता है मोर देन 1 ईयर। तो अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कैश फ्लो है जो कि करंट एसेट से रिलेटेड है वो कम होगा, तो वो रिड्यूस करेगा कैश फ्लो को। इन्वेस्टिंग इन इन्वेंट्री लीव्स नो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज बोथ आर करंट एसेट्स। आप जानते ही होंगे कि जो करंट एसेट्स हैं आपका कैश बोथ आइदर जो आपके कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं या बैंक के अंदर जो कैश है, और इन्वेंट्री या स्टॉक, ये आपके दोनों करंट एसेट्स हैं। तो वो अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो वो पैसा करंट एसेट्स के अंदर ही रहेगा। तो ये वजह है कि इन्वेंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं लाता। अब जहां तक इसकी कैलकुलेशन की बात है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल यू एस्टिमेट्स दैट यू विल नीड वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर द फॉलोइंग ईयर, कि आप
एक एस्टिमेट करते हैं कि आपका जो सेल्स का रेवेन्यू है आने वाले साल का, उसका 10% जो है वो आपको वर्किंग कैपिटल जो पिछला साल है उसमें चाहिए। तो यू एस्टिमेट दैट यू कैन सेल 1200 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 1, 1400 सेट्स in year 2 and 1000 in year 3. You also estimate that you can sell the product for $740 a set in years 1 and 2, but you will only be able to sell the product for $640 a set in year 3. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे जी सेल्स। अब सेल्स जैसे कि पहले साल के अंदर आप 1200 सेट्स को सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 740, तो आपका जो सेल्स है पहले साल में 88800 होगी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 740। फिर दूसरे साल के अंदर आप 1400 सेट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 740, तो आपकी जो सेल्स है 896000। और तीसरे साल में आप 1000 सेट सेल कर रहे हैं लेकिन 640 के रेट के ऊपर, तो 640,000 ये आपकी ईयर 3 के अंदर आपकी सेल्स है। अब आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसने क्या कहा जी कि 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो जीरो टाइम पीरियड के ऊपर जो फॉलोइंग ईयर का जो आपकी सेल्स है उसका 10% आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए एट द जीरो टाइम पीरियड। तो 88800 का जो 10% है वो आ जाएगा 88800। फिर आगे बढ़ते हैं हम के फर्स्ट ईयर में जो फॉलोइंग ईयर है 896000, इसका 10% 89600। और इसी तरह ईयर 2 के अंदर आपका जो फॉलोइंग पीरियड है उसकी जो सेल्स का 10% 64000 जो हो जाएगा, ये आपको ईयर 2 के अंदर चाहिए। अब फोर्थ का हमारे पास डाटा नहीं, यही वजह है कि हमने यहाँ पे जीरो कर दिया इसे। अब जो चेंज आई है वर्किंग कैपिटल के अंदर के यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो जीरो टाइम पीरियड के अंदर तो कोई चेंज नहीं क्योंकि हमारे पास पिछला डाटा नहीं है। आगे चलते हैं कि ईयर 1 के अंदर आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो है 89600 और पिछले साल का क्या था 88800, तो 800 का पॉजिटिव डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप ईयर 2 के अंदर जाएं तो ईयर 2 के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है वो है 64000 and in year 1 your working capital is 89600, so there is a negative change that is 25600। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल चेंज है वो नेगेटिव है 25600। एंड सिमिलरली इन ईयर 3 0 माइनस 64000 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो तीसरा है जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इट इज अ कैश फ्लो विच इज जनरेटेड थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस और वर्किंग। जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनसे जो आपका कैश जनरेट होता है, उसका जो फ्लो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो लीड्स टू पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ द कंपनी, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो लीड्स टू नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड जो है उसके अंदर सिंपल है, रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। और जो यहां पे आपका रेवेन्यूज आर सिंपली जस्ट योर सेल्स, कैश एक्सपेंसेस आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोथ आर योर cash expenses, and taxes is simply your tax bracket. दूसरा मेथड ऑपरेटिंग कैश फ्लो इक्वल्स टू नेट अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। और जो तीसरा आपका मेथड है वो रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इन तीनों मेथड्स को समझने के लिए। तो it is estimated that you can sell 5000 tools in year 1, 8000 tools in year 2 and 12000 tools in year 3. You estimated that in year 1 and 2 you will sell the tools at the rate of $500 each, and in year 3 you will sell the tool at the rate of $450 each. Variable costs are $250 each and fixed cost is $100,000 per year. And marginal tax rate is 40% and depreciation is 1000 per year. Then how can we calculate the operating cash flows
with the help of all these three formulas. सबसे पहले मैं मेथड नंबर 2 को डिस्कस करूंगा और उसकी जो कुछ कैलकुलेशंस होंगी वो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. तो मेथड 1 और 3 जो है ये हम एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो फाइनली हम चलते हैं मेथड नंबर 2 के ऊपर फर्स्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स है ईयर 1, 2, 3, तो पहले साल के अंदर आप जो यू आर सेलिंग यूनिट्स 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5000 units at the rate of 500, and in year 2 you are selling 8000 units at the rate of 500, and in year 3 you are selling 12000 units at the rate of 450. So first of all we will calculate the sales. In first year your sales is $2,500,000. in year 2 40 lakh or $1,400,000, and in year 3 your sales is $5,400,000 or 54 lakh. So first of all calculate your sales. After that what is your variable cost or variable expenses? 250 each. And in first year we are selling 5000 units, so 5000 multiplied by 250, 12,000, 50,000, 1200 and 50,000. And in year 2 we are selling 8000 units, so 8000 multiplied by 250, 20 lakh. And in year 3 we are selling 12,000 units at the rate of 250 each, so variable cost is 30 lakhs or $3,000. After that what is your fixed cost? Fixed cost is 100,000 per year. So we will subtract 100,000 for out of these 3 years sales. तो पहले नंबर पे हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, दूसरे नंबर पे हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, और उसके बाद हम एक तीसरी चीज को माइनस करेंगे और वो है डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन जो है वो है आपकी 1000 पर ईयर. सो वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन 1000 फ्रॉम दी सेल्स. तो रिमेनिंग जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1149,000 फॉर ईयर 1, 1899,000 फॉर ईयर 2 and 2299,000 for year 3. Now we will calculate tax at the rate of 40% on this profit before tax. So 1149,000 multiplied by 0.40, 459,600, 1899,000 multiplied by 0.40, 759,600, and 2299,000 multiplied by 40% or 0.40, 919,600. And after the subtraction of this tax out of profit before tax, now our profit after tax is 689,400 for year 1, 1139,400 for year 2, and 1379,400 for year 3. After that once again we add this depreciation. हमने यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन माइनस इस वजह से की है कि ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है इसके ऊपर टैक्स रिलैक्सेशन मिलती है, इसकी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता. तो ये वजह है कि हमने यहाँ से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके सबसे पहले टैक्स इम्पोज किया है रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर, और फाइनली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर हम इसी डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने से जो पहले साल का आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 690,400, जो दूसरे साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 11,40,400, और जो तीसरे साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 13,84,000. अब मैंने ये मेथड पहले क्यों यूज किया है, उसकी वजह ये है, एक तो आपकी सेल्स कैलकुलेट हो चुकी हैं, और दूसरे नंबर पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो कैश एक्सपेंसेस हैं, वो ये दो हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. तो पहले नंबर पे आप देखें कि पहले साल के लिए जो आपके कैश एक्सपेंसेस हैं वो 12,50,000 प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 13,50,000. जो दूसरे साल के लिए आपके कैश एक्सपेंसेस हैं वो 20 लाख प्लस 1 लाख 21 लाख, और जो तीसरे साल के जो आपके कैश एक्सपेंसेस हैं वो 30 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 31 लाख.
तो अब हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 1 के ऊपर कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसके बराबर, रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस। तो पहले साल का जो आपका रेवेन्यू है वो है आपका $2500,000 एंड योर expenses, your cash expenses for first year is 1350000, 1350000, 12,50,000 प्लस 1 लाख 13,50,000। तो ये आप माइनस करेंगे और जो आपका टैक्स है पहले साल के लिए वो है जी आपका 459600, 459600 इक्वल्स टू 69400। तो ये आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेथड नंबर 1 के अंदर आप देख लें कि ये इसी के बराबर है 690,400, 690,400। तो इसी तरह आप बाकी 2 सालों के भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 3 के ऊपर कि जो आपका मेथड नंबर 3 है उसमें रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो आपका रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट ईयर रेवेन्यूज आर $2500,000 एंड योर कैश एक्सपेंसेस आर 13,50,000 तो ये आपके हैं ये दोनों कैश एक्सपेंसेस। तो ये कैश एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, टैक्स रेट है 40% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40 प्लस डेप्रिसिएशन इज $1,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40 एंड योर कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज 69400। सिमिलरली जो सेकंड ईयर है उसके अंदर आपके जो रेवेन्यूज हैं $40,000 40 लाख और आपके जो एक्सपेंसेस हैं कैश एक्सपेंसेस वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं $20,000 या $20 लाख जमा $1 लाख और $31 लाख। तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी $21 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40 प्लस 1000 डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 0.40 114400 114400। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं ये डाटा के ऊपर बेस करता है कि आपको किस तरह का डाटा दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने के ये 3 मेथड्स हैं और तीनों के तीनों मेथड्स का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। आप इसमें देख लें ये तीनों या मेथड नंबर 1 के ये देख लें तीनों और इसी तरह मेथड नंबर 3 के ये देख लें तीनों, ये कैश फ्लोज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बराबर हैं। तो इन कैश फ्लोज के ऊपर बेस करता है जी ये चैप्टर, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिस्काउंट करने के बाद इनका जो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगले वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखें और इन तीनों को समझने की कोशिश करें और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उनको समझें। थैंक यू।